सब ऑप्शनल के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज हैं। सो हमने प्लान किए हैं, 2-3 सेशन प्लान किए हैं, तो जिसमें 3-4 ऑप्शनल हम आज कंसीडर करेंगे और साइमल्टेनियसली जो रिमेनिंग है वो विद टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल ट्राई टू कवर इट अप। जी। तो क्योंकि हम मोस्टली हमारे जेकेपीएस बैच के ज्वाइन किए गए हैं हमारे बैचमेट्स, तो वी हैव ए ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान फॉर द इवनिंग, सो वी फर्स्ट ट्राई टू उनको ही इन्वॉल्व करना चाहेंगे पहले, सो दैट द रिमेनिंग केएस गाइस कैन मूव फॉरवर्ड। तो we can start from Mega ma'am is here, तो मेगा मैम से स्टार्ट करके फिर हम, क्योंकि आपकी बाकियों की ट्रेनिंग है, देन वी कैन गो अहेड। तो मेगा मैम वेलकम, आप प्लीज थोड़ा इनसाइट डालिए। Hello, thank you sir for inviting me here. Am I audible properly? Yeah. Yes. So I just wanted to ask like exactly आप लोग क्या चाहते हो एंथ्रो के रिलेटेड, क्योंकि मेरे को पर्सनली एंथ्रो से कुछ नहीं पूछा गया था, और जो मुझे लगता है कि मेजर टॉपिक्स जो आपके कवर्ड रहने चाहिए एंथ्रो में, वो मैंने काफी हद तक पॉइंट आउट करके ग्रुप में बता दिया था। तो इसके अलावा आप लोग क्या चाहते हैं जानना? मैम इनको एक ब्रीफ इनसाइट दे दीजिए ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, कि ये लोग कैसे आगे बढ़े। तो एंथ्रो स्पेसिफिक आप ऑलरेडी बता चुके हैं, दे कैन गो ओवर देयर, नहीं तो मैं एड्रेस कर लूंगा बाकी एंथ्रो के क्वेश्चंस, मुझे थोड़े पूछे गए थे। ओवरव्यू दे दीजिए आप इनको थोड़ा, कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स वगैरह, अपने इनसाइट्स बेसिकली। ओके, एक्चुअली इंटरव्यू क्योंकि थोड़ा सा डॉन्टिंग रह जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, जो कि होता भी है, बट उसमें यही सीन रहता है कि आप घबराएं ना, और आप बस समझें कि एक कॉन्वर्सेशन है। हमें भी जब ये बोला जाता था तो हम भी सोचते थे कि अरे यार ये क्या बात होती है, इंटरव्यू इतना सीरियस एग्जाम का है और आप बोल देते हो कॉन्वर्सेशन की तरह ले लो, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप रियलाइज करें कि ये कॉन्वर्सेशन से ऊपर कुछ नहीं है। आप उसी में अपनी लिमिटेड नॉलेज जितनी भी है उसी को बेहतर तरीके से बोल के वहां पे आपको अपने मार्क्स गेन करने हैं। उस चीज को अपना जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करके उसके बेसिस पे आपको मार्क्स गेन करने हैं वहां पे। तो एज सच घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। बाय दैट आई मीन, कुछ आता है तो अच्छे से बता दो, नहीं आता है तो उसको क्लियरली बता दो कि सर ये मैं नहीं जानती हूँ ये चीज, या नहीं जानता हूँ ये चीज। तो आई थिंक वहां पे जो पैनलिस्ट भी बैठे हैं वो भी इतने मैच्योर हैं। अगर आप एक 6 शेड्यूल के 4 स्टेट्स के अगर आप नाम नहीं प्रॉपरली ले पाए, वो इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन रोकेंगे या सिलेक्शन करेंगे नहीं, मतलब इतने मैच्योर हैं वो। दे नो कि इतने प्रेशर में आप कुछ भूल भी सकते हैं, आप काफी चीजें आप ब्लर्ट आउट भी कर सकते हैं। सो बी वेरी क्लियर कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है। They are just trying to check if you can handle a conversation with 5 to 6 people who are trying to pressurize you. इससे ऊपर कुछ नहीं है वो। मतलब ये मेरा क्रक्स है उस चीज का कि आप, हाँ एक चीज मैं बोलूंगी जरूर कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखें। आप एकदम विजिबल एक्सप्रेशंस ना दिखा दें कि आप बहुत घबरा गए हैं, या इफ द पैनलिस्ट ट्राई टू जोक विद यू तो आप बैठ के वहां पे जोर से लाफ कर दें। तो वो चीजें बहुत क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है कि एक फॉर्मल इंटरव्यू थोड़ा सा भी इनफॉर्मल हो जाए। आई बिलीव कि इस जैसे इंटरव्यू में उस चीज का स्कोप नहीं है। यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल इवन व्हाइल द इंटरव्यू पैनल इज ट्राइंग टू बी इनफॉर्मल विद यू। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों ने मेंस के लिए आई गेस बहुत काफी हद तक चीजें पढ़ ली हुई हैं। यू विल बी एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ द थिंग्स। 80-90% ऑफ इंटरव्यू आप हैंडल कर सकते हो बहुत मजे से। बाकी आई गेस विशाल सर ज्यादा बेटर गाइड कर सकेंगे। मैं आई बी इन द एंटायर सेशन, इफ अलोंग द वे आई फील कि कुछ इनपुट देना पड़ जाएगा तो आई विल एड ऑन। Okay, ma'am, there's a question for you on group. Sana has asked about your interview transcript. I believe कि आपने शायद कहीं शेयर किया हुआ है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। जी सर, किया हुआ है। इस ग्रुप में है वो, आप नहीं तो सेंड कर दीजिएगा यहाँ पे। जी सर, मैंने डाला हुआ है, मैं एक बारी उसको वापस से पिन कर देती हूँ। ठीक है सना, आप एक बार चैट
में ऊपर देख लीजिए, मेघा मैम ने ऑलरेडी अपना ट्रांसक्रिप्ट आई बिलीव कि मैंने देखा है पहले, आप एक बार चेक मैंने करिए। डाल दिया सर, डाल दिया, कर दिया जी डाल दिया है, इट्स ओवर देयर। गाइस एक बार आप थोड़ा सा एक एफर्ट कर लिया करो कि सर्च कर लिया करो, काफी बार ना इन्होंने पहले से ही जवाब दिए होते हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा मेच्योर क्वेश्चन होगा, एक इनपुट ऐसा होगा जो बाकियों के लिए भी होगा। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। रजत प्लीज टेक इट, यस। आप कंटिन्यू करो। थैंक्स मेगा मैम। मेगा मैम ने बिल्कुल ठीक कहा। द पैनल मेंबर्स जो भी हैं वो कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट। तो वो उस टाइम आपकी नॉलेज चेक नहीं की जा रही, वो स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे। 50 to 60% ऐसे होंगे, फैक्चुअल ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि इवन द जितना मर्जी कोई टैलेंटेड बंदा होगा उसको 4 में से 2 ही आंसर कर पाएगा। वो अगर वो 2 आंसर नहीं कर पाया तो दैट डजंट मीन कि आपका इंटरव्यू गंदा स्टार्ट हो गया। दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज यू एट द वेरी बिगनिंग, सो दैट्स हमारे हाउ टाइम यू पे कुछ पैनलिस्ट भी थे जो फोन लेके बैठ गए थे, देख वो गूगल करते हुए पूछ रहे थे सवाल, तो वो सिर्फ आपको यस डराने के ट्रू, लिए है, जैसे रजत सर बोल यस रहे हैं। ट्रू 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 एग्जैक्ट। ट्रू। और वो उस सिचुएशन से तुम कैसे बाहर आते हो और कैसे अपना इंटरव्यू स्मूथ लेके जाते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आर लुकिंग फॉर दैट, ठीक है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना, ये मत सोचना कि अगर मैंने 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं किया है या बीच में नहीं किया है या लास्ट में नहीं किया है तो माई इंटरव्यू वॉज नॉट मतलब स्टार्टेड प्रॉपरली, या बीच में अच्छा नहीं किया या नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो बिकॉज यू हैव क्लियर द मीन्स एंड यू हैव समथिंग, सो दैट्स वाई यू आर हेयर, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखो। राइट नाउ आई एम नो हैंड ओवरिंग टू अखिल बाउ सर and Raghav Chaudhary sir and Gurupreet sir. These 3 guys are from PSIR. They कमल are सर इज मतलब Kamal sir. Oh, welcome Kamal sir. Thank you, PSI Rajat है। sir. So ये तीनों guys हैं PSIR के, so they are mostly taking queries from the PSIR optional. So firstly, I am handing over to Akhil Bau sir. Akhil Bau sir, please. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. यस यस, you're audible. Yes. So I'll first share my personal experience of the interview, what I was asked in the interview, so that we can get a general idea and overview that what the panelists are trying to gauge. So one should be well versed with the procedural intricacies of the parliament and legislature. So I was asked questions on the halfway mark majority and what is the current halfway mark majority? Why has the reservation for the Anglo-Indians been removed? What was the reason for that? Which was the amendment? Then they asked me questions on Ak- elections. Akhil sir, Yes. can you speak loudly? Okay, Akhil okay. sir, can you Hello. speak loudly? Am I audible, sir, now? Yeah. No, it's fine. Yes, so I was asked questions on halfway mark majority. What is the current halfway mark majority? What is the procedure of elections, the complete process? They wanted to know whether we know the basic nitty-gritties, the basic concepts, whether we know or not of the political science. So they asked me questions on that also. And then they asked me questions on proportional representation in Rajya Sabha, that what is the criteria for allocating seats. Then they asked me state-specific questions, that what is the seats that UP has been allocated, what is the number of seats in Tripura, what is the reason for the difference in that. And then I was also asked questions on the difference in the devolution of money in the 15th Finance Commission, that there is a huge north-south divide. So they also asked me questions then on the theory, that which is your favorite thinker, and then they asked me on Machiavelli, then and then they also correlated it with Gulab Nama. So you should know the theories, the thoughts of the thinker, and then you should be able to correlate. So they are basically trying to know and gauge your analytical faculty also, that you can relate the things with the other thinkers and you know the concepts. And then there was one panelist who asked usually one-liner questions. So I was asked question on gerrymandering, revanchism, elitist theory. Then who was the founder of BJP? In which year it was formed? RLD, SPA. So you should basically skim through the Lakshmikant. So you will be able to answer the most of the questions from the parliament portion, legislature portion, and also the year of formation of parties.
So this all of this is given in the Lakshmikant. So you should go through Lakshmikant thoroughly so that you know the basic concepts. And also the regarding Indian thinkers, IPT you should read properly, Indian government and politics part, because most of the questions they are asking from that portion. This is my personal experience. Other people who were from PSIR, they were also asked questions relating to IR theories. But personally, I was asked mostly questions from Western critical thought, Indian critical thought, and then from this polity portion, mostly the questions from polity. So you should also know the delimitation that has recently happened, that what has been the changes in your particular district with respect to the assembly seats, what were the recommendations of the delimitation commissions, what have been the changes in the boundary with respect to parliamentary assembly seats and legislative assembly seats. So these were the questions. So what I could gauge from the interview was that they were trying to know the basic concepts, that whether you know the concepts, whether you know the basic nitty-gritties, whether you are able to analyze and then explain, elucidate, and then explain it precisely and concisely, and whether you know the local grassroots level things of your particular district at the local level also. So basically, this was the holistic thing I will try to explain, that what I was asked in a personal interview. Thank you. Yeah, thanks, Akhil sir. Yes, So, sir. yeah. If anyone has to ask any question, they can ask. I'll reply. Or regarding PSIR. Akhil sir, we will take questions once Kamal, Okay, sir. Raghav, and Gurpreet Okay, will sir. Okay, sir. complete it. Okay, sir. So Thank you. Kamal sir, please hand. Kamal sir, Yeah. Am I audible? Yeah, you are audible, sir. Yeah. So, first of all, I'm sitting here because of, because of the guidance from Vishal sir. So, I appeared in one interview. I remember in SR College. little सर bit. थोड़ी आवाज Can कम you आ रही speak है, little bit loud? थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए. अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो. जी अपना माइक अपने माउथ के पास लाइए, प्लीज. हेलो. जी. Am I audible now? यस, अब ठीक है. Yeah. So, मैं अपनी स्टोरी बता रहा था. So, I appeared in just one mock interview before my JKS examination, and Vishal sir was one of the panelists there. So, there is one guy, I don't know who he was, he grilled me a lot. He asked me so many deep questions, so many things, that I was so demoralized, because before that I appeared in, ARCS interview, Assistant Registrar Cooperative Societies interview. I scored really good marks. I mean, 19.8 was the highest, and I scored 19.61 out of 25 marks. I was in the list because of my interview only. So I went there in in that panel, and that guy, he demotivated me a lot. I could not answer even one single question. सर आप माइक Yeah, he's हाथ so में nice. पकड़िए जरा, माइक बहुत कम आवाज आ रही. माइक ट्राई कीजिए हाथ में एक थोड़ा. मिनट. हाँ. Am I audible now? अब सही है. No, अब it's अच्छा, better. अब Yeah, सही है. Okay. So my story बता रहा था कि Vishal sir was there, and then he asked me very relevant questions, my profession, and those questions I would say were replicated in my interview only. So first of all, I want to tell you all those guys who are appearing in either their first interview or they are seeking guidance, that they are at right place, that Vishal sir is guiding you. That is one important thing. Second thing is, what I want to say is, I play gamble whenever I appear in interviews. Most of the people who are there in the coaching institutes, and they tell you that don't open your mouth much, but because they don't want you to give them feeder, right? So that they can ask you the questions from that, right? So what I do is I always drive my interview myself. So, but it has never backfired actually, because I'm confident that whatever I'm going to say, I want them to ask questions from that area. So you won't believe, PSIR is my optional, and in two interviews where panelists were almost same, there were just two questions from PSIR. All the interviews either were derived from my background,
or what I wanted them to ask. Like artificial intelligence is my core area. So whenever my first interview, chairman sir chairman sir asked me one question about credit cards. So I gave them a word, artificial intelligence and data analysis, so that I drove my interview there. So, and then the Exactly. whole 20-25 minutes conversation was on based on artificial intelligence only. And they asked me to develop a strategy there, how you are going to implement that strategy and all that stuff. So one more important thing is, you might have, because you are going in civil services, right? You are trying to go into the civil services. One important thing is you should have a story. I would say those who have stories, just believe in your stories. Don't just try to overdo with that story. Just stick to the honest part of that story. Don't just, I would say, don't just do, beautification of that story. No need to do. Just be honest, and be honest in front of panelists, because they know how, what kind of caliber you possess, because they have 300 cumulative years of experience. Because if there are 10 panelists, 30 years each, so they are mature enough, they are very very talented people. So the most important part in your interview is your honesty, that personality. So remember this, another part. Many of the people they have told you, like Mega ma'am has told you, and Akhil Bau sir, Rajat sir, everyone has told you, they are not checking your knowledge here. Just be well versed with your fundamental concepts, and that's it. You don't need to overdo things. What they are trying to do is, they are trying to analyze your personality. They are going to award you based on your personality, what kind of, because there is a lot of difference between what a good officer in examination, like in CCE examination, and what a good officer he is or she is going to be when he or she sits on the chair. So they are checking your personality there. So even if you are unable to answer first 6 to 7 questions, it is not going to affect much if you are able to come back after that, with a great answers, or with a one personality attribute that they like. So just, I would like to say, just believe in yourself. And another one more thing, and the last thing, I think Mega ma'am has pointed it out. There is very thin line between being frank and being informal. So Right. remember, they will try to make you comfortable enough that you become informal. But you have to be confident. But at the same time, you have to make sure that you remain as formal as that. So thank you, sir. Thank you for that. Thank you for the opportunity. थैंक्स कमल. इस चीज पे मैं लास्ट वाली लाइन पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा जो मेगा मैम और कमल सर ने दोबारा बोला, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एक्चुअली होता क्या है कि इंटरव्यू में जैसे कुछ बच्चों का एक जनरल सवाल भी था, हिंदी इंग्लिश वाला. तो कई बार क्या होता है कि सवाल हमें हिंदी में पूछ लिया जाता है और हम हिंदी में उसको फिर जवाब देने लग पड़ते हैं. देखो, हिंदी बोलना आसान है लेकिन रिस्की भी है. रिस्की क्यों है? क्योंकि हम लोग ना हिंदी ना जनरली इनफॉर्मल मीन्स में ही इस्तेमाल करी होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ, घर में, आगे पीछे. तो वो कन्वर्सेशन जब आप वहां जाते हो तो माइंड हमारा इतना सोचता नहीं है, और कई बार कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल से इनफॉर्मल होने के चांसेस होते हैं. तो जैसे पर्सनली मैं क्या करता था कि अगर हिंदी में आया तो मैं हिंदी में बोलता था, बीच में उसको दोबारा इंग्लिश में ले जाता था. तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा हिंदी में ही देना है, हिंदी में लेके जाओ, जहां लगे स्विच ऑन कर लो इंग्लिश में. कंफर्टेबल मैं हिंदी में ज्यादा हूँ, लेकिन जब मैंने एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करी थी तो मैं देख रहा था कि जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो कई बार इतने फ्लो में बह जाते हैं कि हम सोच के आंसर नहीं देते और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन निकल जाता है. तो उसको लिमिट करने के लिए जैसे मैंने ट्वीक किया कि मैं हिंदी में जवाब देता था, बीच में फिर मैं उसको दोबारा इंग्लिश में ले जाता, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेता था. तो फिर क्या होता था, ये प्रॉब्लम नहीं आती. तो आपको एक ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो. ठीक है सर, आप ले सकते हो मेरे से सर. आप PSIR गुरप्रीत सर प्लीज. गुरप्रीत सर प्लीज. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मेरा ऑप्शनल PSIR रहा है. So I will be talking mostly about PSIR. I hope I am audible to all. Yes sir, you are audible. So firstly I'll tell you about my experience in the interview. So generally लोगों की क्वेरी होती है कि कितने मेंबर्स हैं, वो कैसा इंटरव्यू लेते हैं. तो मैक्सिमम क्या होता है कि जितने भी GTPSC के पैनल मेंबर्स होते हैं वो सारे वहां पर रहेंगे, प्लस एक दो एडिशनल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हो सकता है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट एडिशनल हो सकता है. तो ज्यादातर बच्चों को एंजाइटी इसी बात की रहती है कि कितने मेंबर्स लेंगे और कैसे कैसे लेंगे.
मोस्टली जो ड्यूरेशन होती है इंटरव्यू की, इट इज लिमिटेड टू 25 मिनट्स मैक्स। तो राइट। आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हो, तो वो 3-4 मिनट आपके वहीं पे लग जाते हैं। सो यू बेसिकली, एज विशाल सर सेड, मेगा मैम सेड, दैट यू कैन ड्राइव द नैरेटिव ऑफ योर इंटरव्यू। तो आपको अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से देनी है। आपको अपना बैकग्राउंड क्लियर करना है, ऑप्शनल क्या है क्लियर करना है, अगर आपका ऑप्शनल आपकी कमांड उस पर अच्छी है। सेकेंडली, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जैक्टली। आपने वो डाक में भी लिखा होगा, और आपकी आंसर से भी पता चलेगा कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट भी करेगा, और वो उसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, देन एज अ बैंक पीओ। तो मेरा इंटरव्यू मोस्टली वाज फोकस्ड ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स ओनली, बट बिकॉज माय सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज पीएसआईआर, तो बीच में कॉन्वर्सेशन पीएसआईआर कर भी गई। जैसे कि उस वक्त जो हॉट टॉपिक चल रहा था वाज दैट ऑफ अफगानिस्तान, तो सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। और एक और होती है कि इंटरलिंकेजेस काफी ज्यादा होती है, एज वी कॉल इन पीएसआईआर, इंटरसेक्शनैलिटी काफी ज्यादा होती है। तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अफगानिस्तान में जो वुमेन राइट्स हैं वो ट्रैम्पल हो रहे हैं, तो उसमें एज अ ग्लोबल गवर्नमेंट या यूएन बॉडी को क्या करना चाहिए, इंडिया का कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सारी चीजों को आपको सोचनी पड़ेगी। और कुछ टॉपिक्स पीएसआईआर में ऐसे होते हैं दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन, नीडलेस कि वो इस वक्त करंट अफेयर्स में लिखे हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म, और वो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन से भी वो आपको पूछ सकते हैं, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिकल फिलोसफर, और आपको ये डिपेंड करना आना चाहिए कि व्हाई ही इज योर फेवरेट पॉलिटिकल फिलोसफर। वो आपको वेस्टर्न फिलोसफी से पूछ सकते हैं, इंडियन फिलोसफी से पूछ सकते हैं। थर्ड, वो आपके बैकग्राउंड पे भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मेरे से सिख बैकग्राउंड के बारे में भी काफी क्वेश्चंस किए। जैसे कि अभी एक एक नैरेटिव चल रहा है हिंदी तरफ का, तो एक उसकी काउंटर नैरेटिव भी होता है कि द माइनॉरिटीज आर बीइंग ऑप्रेस्ड। तो खासकर जो माइनॉरिटी से लोग हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हाउ डू यू एज अ माइनॉरिटी फील इन दिस नेशन। तो उसमें आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, कॉस्मोपॉलिटन स्टेट, टॉलरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो आपके आंसर में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो आपको पुश करेंगे कि आपका आंसर बदल जाए, बट यू हैव टू स्टिक टू योर आंसर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट दैट। फोर्थ, आपकी आ गई हॉबीज। आपको अपनी हॉबीज में जो आप डैप फिल करोगे, तो विशाल सर ने आपको पहले से बहुत अच्छी तरीके से बता दिया होगा कि डैप कैसे फिल करना है और हॉबीज और इंटरेस्ट कैसे उसमें लिखने हैं। आपको उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्टली, आई थिंक सबने आपको बता दिया है कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है। तो मेरा भी आपके लिए यही सजेशन रहेगी कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो। अगर नहीं आता है, सिंपली से आई डोंट नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। बट कोई इसका ज्यादा टेंशन नहीं है। दे जस्ट टेक योर कॉन्फिडेंस, दे जस्ट टेक योर टेम्परामेंट एंड दैट्स इट। So I think I'll be handing over the mic to Raghav sir. Raghav sir, please. जी रजत सर लीजिए। Yeah, Raghav, please carry on. Raghav sir, welcome. Hello. Please share your insights. Yeah, hi sir. Welcome. Hello, good afternoon, sir. Thank you, Vishal sir, for giving me this opportunity to interact with such a vibrant aspirant community. Yes sir. Please Uh, kindly share your insights. yes, sir. Uh, so I guess I'll continue with Akhil sir's strategy. Sure. I'll start with my interview transcript because my interview was pretty much PSIR oriented. So as Gurpreet sir said that in the beginning, the way you give your introduction is very important. So be very precise with your introduction. इसको अच्छे से दो. Convey your strong points through your introduction, and I believe that's what I did. So the first question
to me was given by Chairman Sir. His first question was that explain center-state relations. So मैं पहले ही क्वेश्चन पे थोड़ा सा से बाउंसर आ गया था कि अब मैं इतना बड़ा क्वेश्चन है सेंटर स्टेट रिलेशन इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ. तो मुझे एक दो जैसे कहते हैं 2-4 सेकंड I tried to recollect and I started by the constitutional provisions जितने भी मैं recollect कर पा रहा था उस टाइम पे. आई बिलीव ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए पूछा गया था कि क्योंकि उन दिनों देयर वाज सम फ्रिक्शन गोइंग ऑन इन तमिलनाडु. द तमिलनाडु गवर्नर मिस्टर R.N. Ravi, he refused to give the speech which was given by the government, I guess. So I believe उस context में मुझे क्वेश्चन पूछा गया था. Then the next question was the major issues in center-state relations in India. What are the major irritants? And he also asked about the role of governor in this fiction. And जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने एग्जांपल दे दिया कि रिसेंट हैपनिंग जो चल रही थी. आई वुड लाइक टू ऐड कि अपने इंटरव्यू के टाइम पे बी थरो विद द न्यूज़पेपर. जो भी इम्पोर्टेंट हैपनिंग हो रही है, स्पेशली जो उस दिन का न्यूज़पेपर होगा, अगर आपका मॉर्निंग सेशन का है तो पिछले दिन का ही सही, बट ट्राई की अगर उस दिन का भी पढ़ पाओ. क्योंकि आई रिमेम्बर देयर वाज दिस कैंडिडेट, इनसे पूछा गया था बखमुत के बारे में. एंड बखमुत आई गेस उस दिन के मॉर्निंग न्यूज़पेपर पे हेडलाइन वगैरह आया था. तो मतलब कोशिश करो कि हो जाए उस दिन का न्यूज़पेपर भी. थोड़ा सा फोन पे ही खोल के रास्ते में ही देख लिया, हेडलाइंस वगैरह देख ली, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल उस दिन के देख लिए. एंड अगर काफी बार स्मॉल टॉक के लिए टू ब्रेक द आइस द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि what were you doing in the interviewing room या फिर कुछ भी, did you get a chance to look over the newspaper. तो जब भी आप मेंशन, अगर क्योंकि प्रीवियसली एक इंटरव्यू मुझसे ये पूछा गया था, तो तब आई वाज क्वाइट यंग, तो मैंने जनरली फर्स्ट पेज वाली जो हॉट गॉसिप होती है वो दे दी थी. तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो रैदर देन गिविंग सम पॉलिटिकल न्यूज, कुछ कोई एडिटोरियल का टाइटल दे दो कि सर मैंने ये एडिटोरियल पढ़ा था या फिर कुछ ऐसा, बिकॉज आई बिलीव वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है. So coming back to my interview transcript, I had a brief discussion about Tamil Nadu Governor Mr. R.N. Ravi's actions in the previous days. जो भी friction चल रहा था, previously he was in Nagaland as well. उसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन पूछा, and then they asked me a very blunt question. Do you believe that R.N. Ravi's actions are justified? Should he have acted in the way he had? तो अब सीधा क्वेश्चन आ गया कि हाँ करूं या ना करूं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग द गवर्नर इज बाउंड टू गिव द स्पीच विच इज प्रोवाइडेड बाय आई गेस बाय द कैबिनेट. तो आई सेड कि नो, ही शुड हैव अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. तो इसके बाद चेयरमैन सर's last question was about UN peacekeeping force. It was a very broad question. He asked me about its inception, its funding, troop contribution, and whether or not permission is required from the host country. तो इस क्वेश्चन को फिर मैंने सीक्वेंस वाइज करके आंसर दिया. एंड बीच में ऑफ कोर्स उन्होंने इंडिया के रोल का भी थोड़ा सा पूछ लिया था. इसके बाद आई गेस इट वाज मुज्तबा सर जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे. He asked me about Rousseau, Hobbes, and Locke's social contracts. He asked me to give a comparative analysis about इन सबका social contract का जो भी है. तो ये भी काफी लंबा सा क्वेश्चन बन गया था. Then he asked me कि was there ever a real contract or is it a philosophical formation? So I'm still confused about this question, but I said कि I believe it's more of a philosophical formation than a real contract. Then he asked me about Hegel, Engel, and Marx, and the concept of dialectical materialism. और इसमें Hegel, Engel और Marx का क्या क्या रोल रहा है. फिर इसके बीच में आई गेस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और काफी पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बन गया था. ये आई बिलीव कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, तो इसीलिए इतना घुस गए थे. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना ज्यादा एंजल्स और मार्क्स को मैंने थोड़ा सा हल्के में ही लिया हुआ है प्रिपरेशन के टाइम पे. एंड देन he asked me a very simple question कि define socialism. Then I guess it was Raza sir who asked me. Raza sir asked very factual questions. One of the question was he asked from Akhil sir as well. What is gerrymandering?
I believe it was in news because of US में कुछ चल रहा था. Then he asked about the distance of my native place from border. What's the difference between IB and LAC and ALC? तो काफी बेसिक से क्वेश्चंस थे. Then he asked me about state adventurism. What is state adventurism? तो वही रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था. तो जो PSIR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर IR टाइप के आ रहे हैं तो यूज सम हैवी टर्म्स. अगर आपको आती हैं तो अगर हैवी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो जो पॉलिटिकल साइंस की प्राइमरी लिंगो टाइप की है, तो ट्राई टू यूज इट अगर हो सकती है. तो आई बिलीव इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन. Then during my interview, these three were the panel members, and the other two panel these were the members of PSC, and the other two were external experts were called. So one of the experts talked about some river in Samba, Basantar. It's from उसकी tributary क्या है, distributary क्या है. वो prepare your local area geography as well. Prepare your district very well, क्योंकि आपके district पे काफी questions आते हैं. Then this expert member, he continued the UN peacekeeping force wala topic, which chairman sir started. He asked me about some questions about Dag Hammarskjöld because I mentioned his name during while I was giving my answer to chairman sir. Then he asked me that how did Mr. Dag Hammarskjöld die? तो ये मैंने एक मूवी में देख रखा था सब कुछ डैग हैमरस्कोल्ड वगैरह. तो प्लीज डोंट गेट स्केर्ड कि ये हमें अगर कुछ मतलब ऑफ कोर्स डैग हैमरस्कोल्ड का तो सबने नाम पढ़ा होगा, बट उनकी डेथ कैसे हुई, सिविल वॉर इन कॉन्गो वगैरह, तो वो सब मैंने ही ज्यादा बोल दिया था. सो लाइक कमल सर सेड, ज्यादा नहीं बोलना है इंटरव्यू में, टू द पॉइंट रहने की कोशिश करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब इंटरव्यू आपके हाथ से निकल जाए. कम बोलो कि इंटरव्यू आपके हाथ में ही रहे. Then he asked me who gave the concept of separation of powers, how does separation of powers function in India. तो ये भी एक काफी ज्यादा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक ओरिएंटेड टॉपिक है. इसके ऊपर करंट अफेयर्स में अक्सर आता ही रहता है, ये किसी भी मैगजीन को आप उठा लो तो. एंड उस टाइम पे जुडिशरी की फ्रिक्शन भी स्टार्ट हो गई हुई थी. So they asked me that is there any other country where judiciary appoints itself? So why is Indian judiciary so adamant about appointing itself, about the collegium system? तो इसके ऊपर एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था थोड़ा टाइम पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने आई बिलीव कि क्वेश्चन वहां से उठकर सीधा सीधा आया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही आया था पेपर पे. सो अगेन वही वाला पॉइंट कि पेपर के साथ टच में रहो. डजंट मैटर कौन सा पेपर, पेपर के साथ टच में रहो, वो थोड़े से इंसाइट्स मिलते रहते हैं आपको. Then the second expert member, he again continued with the peacekeeping wala topic. He asked me about Mr. Lester Pearson. He gave the concept of peacekeeping, I guess. तो मुझे नहीं पता था. So I said I don't know. इसके बाद he asked me about Swiss crisis and then why UN peacekeepers called blue berets. काफी सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि वो ब्लू हेलमेट पहनते हैं तो ब्लू बेरेस कहते हैं उनको. सिंपल. उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग. तो ये तो हमारा काफी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था. इट वाज आल्सो वेरी सिंपल. सो ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि वो सोक्रेटिस ने कहा था आई गेस कि द ओनली थिंग आई नो इज आई नो नथिंग, इस टाइप में कुछ था. तो इंटरव्यू के अंदर जब कुछ नहीं आ रहा है, डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग आई डोंट नो, बिकॉज नहीं आता तो नहीं आता है. इसमें ज्यादा वो इट्स जस्ट ट्राई टू स्टे काम, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेने वाली जॉब है. तो आपको यू वोंट ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस. द ओनली थिंग यू कैन डू इज स्टे काम. तो वही चीज आपको इंटरव्यू में करनी है, ट्राई टू स्टे काम. नहीं आता है, ओके सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू रीड अबाउट इट. बस ऐसे ऐसे कह के जो नहीं आता है उसे अवॉइड कर दो. तो वो आपके इंटरव्यू को हार्म नहीं करेगा. आई रिमेम्बर काफी कैंडिडेट्स मुझे ऐसे कहते थे हमारी सिलेक्शन पता नहीं क्यों नहीं हुई. मुझसे 24 क्वेश्चन पूछे कि मैंने 24 के 24 के आंसर दिए थे. तो ये नंबर वाला कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं आता है तो नहीं, क्योंकि मैंने तो काफियों में कहा था कि मुझे नहीं आते. तो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी. एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हुए, प्लीज drop your queries in the inbox. And I guess thank you very much Vishal sir, thank you Rajat sir. थैंक यू राघव सर. तो जैसा कि सर ने बताया कि
आपको बेसिकली आप ड्राइवर खुद हैं अपने इंटरव्यू के, जहाँ चाहे आप उसे ले सकते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आप वहाँ ले सकते हैं। जैसे सर ने एक कंटेक्स्ट बताया मूवीज वाला, तो आपने भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ आप अपने इंटरव्यू को लेके जा सकते हो। वो यही चीजें देखते हैं कि आपने लाइफ में क्या सिर्फ मतलब जो पढ़ाई तो करी है, लेकिन उसका अप्लाइड अगर एस्पेक्ट आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। प्लस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये डिसाइड नहीं करते। फैक्चुअल क्वेश्चंस आर जस्ट टू चेक योर स्ट्रेस लेवल। तो अगर आप अपना काम कंपोजर मेंटेन करके रखते हो तो देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। तो मेघा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेघा मैम प्लीज आप बोलिए।